Assalamu alaikum, dear students. This is Fatma Batul. As you all know, we at Leaders In organized an All Pakistan CSS essay writing competition, for which we received 110 entries across Pakistan. There were 5 topics in the competition, and the most attempted topic was Global Power Dynamics in Pakistan's Foreign Policy. After that, the emerging power of social media, pros and cons, new waves of feminism. After that, the emerging power of social media, pros and cons, and the third most frequently attempted topic was new waves of feminism in Pakistan. The least attempted topics were, do we really need literature, and beware of the barrenness of a busy life. Before announcing the results, I would like to discuss a few things. In the emerging power of social media, pros and cons, one mistake which I have seen repeatedly in the work is confusing social media with electronic media. These two things are poles apart. आप सोशल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इवॉल्व्ड फॉर्म नहीं ले सकते. दूसरी बात ये कि क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स था टॉपिक में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोई साइड ही नहीं ली. सो उनकी थीसिस स्टेटमेंट ये थी कि जो यूजर है वो डिसाइड करेगा कि सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है या बुरे तरीके से. आपको अपने एस्से के अंदर डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी की टर्म जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. यू कांट जस्ट लीव इट इन द लर्च, यू हैव टू टेक अ साइड. सो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक थी जो मैंने देखी. और इस एस्से के अंदर जब हमने कॉन्स के लिए सोल्यूशन देना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है सोशल मीडिया के एस्से के अंदर, जिसे कहते हैं मीडिया लिटरेसी. ये वो चीज है जिसकी वजह से हम फेक न्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं. ये वो चीज है, ये वो अवेयरनेस है जो हम यूजर्स में क्रिएट करके उनकी प्राइवेसी को इंश्योर कर सकते हैं. हम बहुत सारे ट्रेंड्स जो कि ऑनलाइन चल रहे होते हैं उनको डिस्करेज कर सकते हैं जस्ट बाय क्रिएटिंग मीडिया लिटरेसी. सो आपने जब कोई टॉपिक पढ़ा होता है तो आपको उससे जो रेलेवेंट आपकी जो की टर्म्स होती हैं, जो जार्गन्स होते हैं, वो आपको मालूम होते हैं. न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर आई वो ये थी कि स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड about these waves because these are not the topics that we usually discuss. I feel this hesitation in the narrative. So a student is writing introduction, but he or she is constantly referring to the waves as these waves, the waves, such waves, and he or she is not mentioning what these waves are called. So you have to mention Aurat March, Me Too, or whatever movement you are referring to. इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इनडेफिनेट जो आपके प्रोनाउंस हैं या जो आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ आप अपने जो आपकी की टर्म है उसको रिफर करते रहेंगे बगैर एक्सप्लेनेशन के. डू वी रियली नीड लिटरेचर वाले एस्से के अंदर जो एक प्रॉब्लम मैंने देखी वो ये थी कि स्टूडेंट्स जो थे दे स्टार्टेड डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर. हम बात कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर की, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अपना एस्से शुरू करें तो हम लिटरेचर को डिफाइन करें, उसकी टाइप्स की बात करें, हम बताएं कि जी जो लिटरेचर है उसमें फैंटेसी भी है, उसमें शॉर्ट स्टोरी भी है, उसमें नॉवल भी है, ड्रामा भी है, और हम इस बात पे जाएं ही ना कि डू वी रियली नीड लिटरेचर. बिवेयर ऑफ द बैरननेस ऑफ अ बिजी लाइफ एक ऐसा एस्से था जिसमें हम सिटी लाइफ की बात कर रहे हैं और हम ये लिखेंगे कि जो आपकी रूरल लाइफ है और जो सिटी लाइफ है उसमें कितना फर्क है और कैसे शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं, वो एंशियस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं. लेकिन इसके अंदर जो एस्सेज हमें मिले वो मैन वर्सेस नेचर पे नहीं थे. उसमें डिफरेंट तरह की थीम्स थी. एक थीम में बात हुई थी कि इंसान बिजी हो जाता है और बड़े शहर होते हैं उसमें कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वो क्योंकि एस्से बहुत लंबा था, फुल लेंथ एस्से था, तो वो थीम सही तरह कंटिन्यू नहीं हुई. इसी तरह किसी ने इंटरप्रेट ऐसे भी किया कि औरत की जो जिंदगी है वो बैरन है क्योंकि वो बिजी रहती है, सारा दिन काम करती है, लेकिन उसकी जो मेहनत है वो अनपेड लेबर जो है वो बैरननेस की तरफ लेके जाती है. A literary essay can be interpreted in multiple ways, but I'm really sorry, the interpretation that you have picked is not working over here. These were some of the mistakes that I have seen in most of the essays. Those 110 students who participated in this competition have already received their marked answer sheets. अब वो एसेज जो कि शॉर्टलिस्ट नहीं हुए और वो एसेज जिनको मैं बिलो एवरेज कंसिडर करूंगी, उनमें कुछ मिस्टेक्स थी जो मैं शेयर करना चाहूंगी उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो CSS
पीएमएस, पीसीएस या किसी भी कंपैटिटिव इम्तहान के लिए एस्से की तैयारी कर रहे हैं, द फर्स्ट पॉइंट, देयर इज नो हेडिंग इन एस्से। आउटलाइन जो है वो एक ऐसी आपका स्ट्रक्चर है एस्से का जिसके अंदर सारी हेडिंग्स होती हैं। आप एस्से के अंदर हेडिंग्स नहीं लिखते। 20 नंबर के सवाल में हेडिंग्स होती हैं, एस्से के अंदर हेडिंग्स नहीं होती। अगर आप एनालिटिकल एस्से लिख रहे हैं, हमारे पास दो तरह के एस्से हैं, रिफ्लेक्टिव एस्से और एनालिटिकल एस्से। रिफ्लेक्टिव एस्से वो लिटरेरी एस्से है, वो फिलोसॉफिकल एस्से है जिस पे आप गौर करते हैं। उस एस्से को आप बगैर आउटलाइन के लिख सकते हैं, लेकिन एनालिटिकल एस्से जो है वो बगैर आउटलाइन के नहीं लिखा जाता। जो मैंने जो आपके साथ टॉपिक्स शेयर किए हैं, इनमें डू वी रियली नीड लिटरेचर एंड बिवेयर ऑफ द बैरनेस ऑफ अ बिजी लाइफ, लिटरेरी या रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स हैं। अगर आपने इनके ऊपर आउटलाइन नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी 3 एस्सेज हैं उनके ऊपर आउटलाइन हमें चाहिए। और एक अच्छी आउटलाइन वो होती है जो 3 से 4 सफ़ों की हो। मैं हैंड रिटन सफ़ों की बात कर रही हूं, तो अगर आपने एन आउटलाइन मस्ट बी ऑफ 2 हैंड रिटन पेजेस। सो ज्यादातर आउटलाइंस जो थी वो डिटेल्ड नहीं थी, दे वर टू ब्रीफ। तीसरी बात, जब हम एस्से के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें अटेंशन कैचर और थीसिस स्टेटमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक तीसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम प्रीव्यू कहते हैं। प्रीव्यू इज अ रोड मैप। कुछ स्टूडेंट्स प्रीव्यू की जगह पूरे एस्से की समरी लिख देते हैं, ये भी गलत है। आपने ये नहीं करना कि आप पूरे एस्से की समरी लिख दें, but you have to give a roadmap. You are going to write 2500 or more words. You need to show me the path through which you are going to explore the subject. रोड मैप बहुत जरूरी होता है। शॉर्ट लिस्टेड जो कुछ एस्सेज थे उनके अंदर रोड मैप मुझे मिला, प्रीव्यू मिला, लेकिन 90% एस्सेज वो थे जिनके अंदर रोड मैप नहीं था। प्रीव्यू हम ऐसे देते हैं, दिस एस्से एक्सप्लोर्स, दिस एस्से इज एन अटेम्प्ट। आगे हम बताते हैं कि किस किस फैक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए ये ऐसे लिखा गया है। The fourth mistake that I have frequently seen in these essays were too many quotations. Quotation is good. Quotation आपके किसी भी पैराग्राफ में सपोर्टिंग डिटेल का काम कर सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके हर पैराग्राफ को सपोर्ट करने के लिए किसी ने कुछ कहा ही हो। आपको अपना जो डाटा है वो चेंज करना पड़ता है। देयर शुड बी वेरिएशन इन राइटिंग। सो कभी आपकी सपोर्टिंग डिटेल कोटेशन होगी, कभी आपकी सपोर्टिंग डिटेल कोई रिपोर्ट होगी, कभी आपकी सपोर्टिंग डिटेल कोई केस स्टडी, कोई एग्जाम्पल होगी। यू नीड टू चेंज द काइंड ऑफ सपोर्टिंग डिटेल्स दैट यू आर गिविंग। सो ये नहीं हो सकता कि आपका जो एस्से है वो भरा पड़ा होगा कोटेशंस के साथ। किसी भी चीज को अगर आप एस्से राइटिंग में या क्रिएटिव राइटिंग में ओवरडू करेंगे, चाहे वो आपकी अच्छी वोकैबुलरी हो, चाहे वो कोटेशन हो, इट इज गोइंग टू गिव नेगेटिव इंप्रेशन। कोटेशन के बारे में ही दूसरी बात यह है कि आप अपने पैराग्राफ को कोटेशन से शुरू ना करें और ना ही कोटेशन पे खत्म करें। अब आप मैट्रिक में या इंटर में नहीं बैठे हुए जहां पे आपने पैराग्राफ में से बाहर निकाल के कोटेशन अलहदा से लिख देनी है। आपको पता है फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग क्या होती है। सो आपने पैराग्राफ के अंदर कोटेशन देनी है और आपके पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस रसल नहीं कह सकता। नेल्सन मंडेला आपके पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस नहीं दे रहा, एरिस्टोटल आपके पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस नहीं दे रहा। ये तो हो सकता है कि आप एक मेन आइडिया दें और उसकी सपोर्ट के लिए आपको नेल्सन मंडेला की कोई कोटेशन, एरिस्टोटल की, प्लेटो की या किसी भी फिलोसोफर की, पॉलिटिशियन की, स्कॉलर की कोटेशन आपको मिल जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उनकी कोटेशन के ऊपर पैराग्राफ लिख के उसको अपने आर्ग्यूमेंट से सपोर्ट करेंगे। कोटेशन देने का तरीका आपको आना चाहिए। Another thing which I have noticed is the excessive use of subjunctive mood. जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो आप ऑर्डर नहीं दे सकते बार बार। सो डू दिस, डोंट डू दिस, लुक अराउंड, सपोज। अगर आप ऐसे शुरू कर रहे हैं तो आप सपोज करवा सकते हैं, लुक अराउंड करा सकते हैं, अस्यूम करवा सकते हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर है, ये जो सब्जेक्ट के बगैर वर्ब लिखना है, ये आपके एस्से के अंदर फ्रीक्वेंटली नहीं आता। सो आपकी जो मूड है सेंटेंस का, वो मूड स्टेटमेंट का होना चाहिए एस्से राइटिंग के अंदर। There was also a confusion in the transition of tenses. So मैंने एक ट्रांजिशन बहुत ज्यादा देखी, वो सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में थी। So आपको पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन क्या है। आप ऐसे ही टेंसेस को स्विच नहीं कर सकते हैं।
सो टेंसेस के इस्तेमाल में विद इन द पैराग्राफ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इंडेंट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग. ये वो चीज है जिससे हम पहचानते हैं कि नया पैराग्राफ शुरू हुआ है. एंड फॉर दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेदर यू आर टाइपिंग योर एसे और यू आर राइटिंग योर एसे इन एग्जामिनेशन हॉल. After sharing these flaws and mistakes that I have seen in these essays, I would like to highlight the salient features of those essays that I have shortlisted or those essays that I have given 40 or more marks. जिन essays को मैंने पास किया वो थे जिनमें ग्रामर की गलतियां जो थी वो मिनिमम थी. हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी स्टूडेंट या प्रोफेशनल राइटर जब बैठ के लिखे तो उसकी राइटिंग में कोई गलती ना हो. तो मिस्टेक हो सकती है, दैट इज एक्सेप्टेबल. लेकिन जिनकी बेसिक ग्रामर ठीक थी, मतलब टेंसेस ठीक थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक था, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक था, वेरिएशन थी, पैराग्राफिंग ठीक थी, सपोर्टिंग डिटेल्स ठीक थी, दीज पीपल वर द वंस who were shortlisted. तो पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट है किसी भी एस्से के लिए वो है करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अगर ये इंग्लिश का पेपर ना होता तो इसी एस्से को लिखने के आपको 20 नंबर मिलने थे, लेकिन इसके 100 नंबर इसलिए हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज ऐड हो गई है. सो पहली जो यार्ड स्टिक थी वो है आपकी लैंग्वेज. दूसरी जो यार्ड स्टिक है वो है एस्से राइटिंग टेक्निक. अगर आपको मालूम ही नहीं है कि एस्से कैसे लिखा जाता है, अगर आपके एस्से का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लॉड है, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है उसको आप सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है या मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, अगर आपके एस्से के स्ट्रक्चर पे ये मिस्टेक्स हैं तो इसका मतलब है कि आपको एस्से राइटिंग पढ़ने की जरूरत है. सो वो बच्चे जिन्होंने 40 या 40 से ज्यादा मार्क्स लिए वो थे जिन्हें एस्से लिखने की टेक्निक आती है. द शॉर्ट लिस्टेड एस्सेज वर ऑल्सो वेल रिसर्च्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल पंक्चुएटेड. पंक्चुएशन का अंदाजा होना जरूरी है, स्टैटिस्टिक्स को ढूंढना जरूरी है, आपकी जो की टर्म है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए. ये नहीं कि आपको फेमिनिज्म आपने पढ़ा हुआ है या आपने जेंडर स्टडीज टॉपिक पढ़ा हुआ है तो अब आप न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं. You have to read about those things about which you know nothing. So जिन essays को सिलेक्ट किया गया वो coherent थे, वो relevant थे, well structured थे, well punctuated थे और they were backed with facts. Arguments उनके बहुत strong थे, paragraphing अच्छी थी. The success of an essay lies in its ability to convince the reader that the position which the writer has taken is the correct one. So ये वो essays थे जिन्होंने मुझे कन्विंस किया कि जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई कर लिया गया है. I know you are anxious to get the results, but it is very important to discuss the common mistakes that most of the students were making and also the good side of most of the essays that I have passed in this competition. I did assessment of these 110 essays in 2 parts. In the first stage, I shortlisted those essays in which I saw some potential. And in the second stage, I started giving them marks so that I can rank them and decide which 3 essays are going to win this competition. Before giving the names of 3 essayists who have won this competition, I would like to mention all those essays, all those students whose essays I have shortlisted. So, Nadeem Abbas Chandiyo, Kamal Motwani, Abdul Hanan, Faraz Ali, Muhammad Amir Shehzad, Muhammad Ahmed, Usman Buzdar, Akhtar Amin, Anam Awan, Gulnaz Fatma, Sumbal Tariq, Ajmal Ali Sial, वकास अमीन, मोहम्मद दानिश, सैयद इफ्तिखार अब्बास, सैयद अब्दुर्रहमान, असद हुसैन, सदरुद्दीन, हंजला भट्ट. ये वो एसेज हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे एंड बिलीव यू मी 3 एसे जो मैंने सेलेक्ट करने थे उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पिक
3 बेस्ट एसेज, क्योंकि सारे ही एसेज बहुत अच्छे थे और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पर आकर मैंने मार्क्स डिडक्ट किए ताकि मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकूं. द एसे दैट वॉन द 3rd पोजीशन वाज रिटन बाय अब्दुल हनान. It was a very good essay, very good thesis statement, a very detailed outline, and very good and strong expression. The second prize for CSS All Pakistan Essay Writing Competition goes to Kamal Motwani. The topic of his essay was Global Power Dynamics and Pakistan's Foreign Policy. It was a very good essay, very convincing, very well written. The first prize for All Pakistan CSS Essay Writing Competition goes to Nadeem Abbas Chandio, who wrote an essay on Do We Really Need Literature in Our Lives? And believe you me, this is such a difficult topic, and the ease with which he has written this essay, the examples that he has given, the different references, it is the best essay that I have seen in this competition, and I am really very happy for you, Nadeem. And I'm also very happy, of course, for Kamal and Abdul Hanan and all those people who have participated in this competition. I wanted to organize a prize distribution ceremony, which I am afraid won't be possible in quarantine. However, the 3 of you will soon get your gifts along with your cash prizes. The purpose of this competition was to encourage students across Pakistan to do something creative and productive while they are staying at home. I am sure that those of you who didn't win the prize won't be discouraged, and inshallah next year you can again participate in the competition. I hope that those students whose essays cannot get passing marks won't be discouraged. They will just keep writing and improve their expression and essay writing techniques so that they can perform better in their exams. I wish you all best of luck. Thank you.